हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं विषय इतिहास क्लास 12th के लिए। आपको पता ही होगा, क्लास 12th में 3 किताबें हमको सिलेबस के अंतर्गत दी गई हैं और आज सेकंड बुक हमारी फिनिश होने वाली है। आज उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। बोर्ड पर आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। ये जो चैप्टर है 8वां अध्याय हमारा, ये बहुत सारे टॉपिक्स में इसको बनाया गया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके डाले हैं क्योंकि इसमें टॉपिक इतने ज़्यादा हैं और 2 टॉपिक को एक साथ मिला के अगर पढ़ाया जाता तो आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता। इसलिए मैंने बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको बनाया है। ये आज इसका लास्ट टॉपिक है, तो आप उन वीडियोस को देखें। कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में आपके लिए मैंने मैप के ऊपर वीडियो बनाए हैं, चैप्टर वाइज मैं बना रही हूँ। अभी 1 और 2 चैप्टर के वीडियो कंप्लीट हो गए हैं, 3rd चैप्टर का भी मैं जल्दी से जल्दी आपको दूंगी। तो मैप अगर आप उससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली मैप समझ में आएगा। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको जरूर देखें। और बहुत कम टाइम हमारे एग्जाम के लिए बचा है, तो अच्छे से तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड बुक का लास्ट टॉपिक, और 3rd बुक को भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आईने अकबरी। आप देख रहे हैं आईने अकबरी लिखी किसने? अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में, मतलब जब उसका शासन स्थापित हुआ 1556 में, और 1598 में इतिहास लिखने का एक नई परियोजना के ऊपर काम हुआ कि कैसे इतिहास राजा का लिखा जाए। और उसके रूप में हमारे सामने जो किताब आई, उस ऐतिहासिक बुक का नाम था अकबरनामा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम अभी बात आईने अकबरी की नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया, और उस इतिहास के रूप में जो हमारे सामने बुक आई वो थी अकबरनामा। ये जो अकबरनामा थी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 भागों में ये डिवाइडेड थी। इसके जो पहला, दूसरा और तीसरा भाग, ठीक है। अब जो इसका तीसरा 2 भाग थे, इसके 2 भाग, अकबरनामा के 2 भाग जो हैं उनमें क्या है? ऐतिहासिक कहानियां। 2 भागों में ऐतिहासिक कहानियां हैं, और तीसरा भाग जो है उसका नाम है आइन ए अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा, आईने अकबरी। ठीक है, तो ये जो 2 भाग हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आईने अकबरी। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से 2 भागों में ऐतिहासिक कहानियां हैं, और तीसरी जिल्द जो इसकी है, तीसरा भाग जो इसका है, वो है आईने अकबरी। इतना हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइन के ऊपर। आईने अकबरी को शॉर्ट में आइन भी कहते हैं। अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई। पहला तो आपका यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है। अकबर का दरबारी कवि कौन था? अबुल फजल था, ये भी बहुत बार आता है। तो आईने अकबरी यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, लेखक इसके हैं अबुल फजल। अब बात करते हैं आइन की। आइन यानी कि आईने अकबरी। तो आईने अकबरी जो है वो टोटल 5 भागों में विभाजित है। अकबरनामा कितने पार्ट्स में? 3 में। और आईने अकबरी जो कि अकबरनामा का तीसरा भाग है, वो खुद 5 भागों में विभाजित है। 3 भाग का विवरण हमारी किताब में दिया गया है। पहला जो भाग है इसका, जो पहली जिल्द है, उसका नाम है मंजिल आबादी। दूसरी जो इसका पार्ट है उसका नाम है सिपह आबादी। ये किताबों के नाम है। तीसरा भाग जो है उसका नाम है मुल्क आबादी।
चौथा और पांचवा पार्ट का नाम हमको नहीं दिया गया है। ये तीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है, आपको बताना है 5 भागों में विभाजित है। उसके बाद आपको 3 पार्ट्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो वो मुख्य 3 पार्ट है, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। इसके अलावा इनके अंदर जो टॉपिक हैं, इनके अंदर जो बातें कही गई हैं वो भी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे कि मंजिल आबादी में क्या विषय है, तो मंजिल आबादी के अंतर्गत परिवार, ठीक है, परिवार से रिलेटेड बातें इसके अंतर्गत दी गई है। घर, परिवार, यहां पर हम लिखेंगे परिवार के रख रखाव। ठीक है, इसका जो विषय है वो क्या है, परिवार के रख रखाव से संबंधित है। इसका जो विषय है सिपह आबादी, सिपह का मतलब सैनिक होता है, इससे आप याद कर सकते हैं। सैनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था से रिलेटेड नगर व्यवस्था, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं। नगर प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, नागरिक प्रशासन, ये सब कुछ सिपह आबादी के अंतर्गत दिया गया है। और फिर है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी के अंतर्गत कौन से विषय हैं, वित्त और राजस्व। वित्त, राजस्व, सूबों का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है, इसको, ये मुल्क आबादी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। यहाँ आप याद रखिएगा, ये आपका एक पोर्शन हो गया मंजिल आबादी के अंतर्गत परिवार, घर के रख रखाव के बारे में विवरण है। सिपह आबादी के अंतर्गत सैनिक, नगर व्यवस्था, प्रशासन, इसमें प्रशासन और जोड़ लीजिएगा, इसका वर्णन है। और मुल्क आबादी के अंतर्गत वित्त और राजस्व का वर्णन है। 4 और 5 को मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम लोग मुल्क आबादी की बात करते हैं कि मुल्क आबादी में क्या दिया गया है। मुल्क आबादी, कुछ खास टॉपिक हैं इसके, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उनको देख लेते हैं। पहले तो हम क्या लिखेंगे कि राजस्व और वित्त से संबंधित विषय इसके अंतर्गत हैं। ठीक है, मुल्क आबादी के अंतर्गत राजस्व और वित्त से संबंधित विषयों का वर्णन है। पहला वर्णन देख लीजिए आप। दूसरा वर्णन मुल्क आबादी के अंतर्गत जो दिया गया है वो है सूबों का वर्णन। सूबों का वर्णन, अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी, 12 सूबे यानी कि प्रांत। अकबर के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 12 थी। और ये जो सूबे थे, पूरा जो प्रशासनिक ढांचा था, ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, आज भी बटा है। पूरा प्रशासनिक एरिया, पूरा शहर या जहां पर राजा का शासन होता है, पूरे उस पर शासन करने के लिए बहुत सारे भागों में बांटना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। जब तक ये नहीं होता तब तक प्रशासन करना इजी नहीं है, और यही व्यवस्था आज भी चली आ रही है। आज भी हमारा देश है, देश राज्यों में बटा है, राज्य जिले में बटे हैं, जिले और नगरों में बटे हुए हैं, फिर गांवों में बटे हुए हैं। तो इसी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी थी। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 12 थी, जिसका उल्लेख मुल्क आबादी में दिया गया है कि इन सूबों से कैसे राजस्व प्राप्त किया जाता था, किस तरीके से इनकी वित्त व्यवस्था बनाई जाती थी। साथ में यहाँ पर मैं आपको एक क्लासिफिकेशन इनका बता रही हूँ। जो इनका प्रशासनिक ढांचा था उसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पर सूबे थे। पूरा साम्राज्य जो था वो सूबों में बटा हुआ था। फिर उसके बाद सूबे जो थे वो सरकारों में बटे हुए थे। ये सरकार, और सरकार को आप जिला लिख सकते हैं, सरकार यानी कि जिला। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट था, सरकारें जो थी वो परगना में बटी हुई थी।
और चौथा पार्ट परगना गांव में बटे थे, गांव में विभाजित थे। तो इस तरीके से अकबर का ये ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा मुगल काल का। तो ये विवरण हमें कहाँ मिलता है? मुल्क आबादी के अंतर्गत ये हमें विवरण मिलता है। एक चीज हो गई। इसके अलावा मुल्क आबादी में कुछ हमें शब्द मिलते हैं, उनको हम देख लेते हैं, उनका मतलब आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले एक वर्ड हमें यहां मिलता है, वो है सयूरगल। ठीक है, सयूरगल एक शब्द है। आपसे पूछा जाएगा सयूरगल क्या है? तो अकबर के शासनकाल की बात करें या मुगल काल में बात करें तो सयूरगल का मतलब है दान में दिया गया अनुदान। ठीक है, अब आप इसको सीधा सीधा दान भी लिख सकते हैं कि जो दान में दी गई चीजें हैं उन चीजों को सयूरगल कहा जाता था। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। सयूरगल यानी कि दान में दी गई वस्तुएं। इसके बाद यहां पर कुछ और भी आपको शब्दावली मिलती है, जैसे कि पैदल सैनिकों को क्या कहते थे? पैदल सैनिक। तो पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था? प्यादा। ठीक है, पैदल सैनिक को प्यादा। और एक और चीज हाथी। हाथी जो होते थे या हाथी को प्रॉपरली फील, कहीं कहीं ये वर्ड पील के तौर पर भी आता है, लेकिन आपको फील याद करना है। हाथियों को फील कहते थे, पैदल सैनिकों को प्यादा कहते थे। तो ये मुल्क आबादी के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब आते हैं कि ये 3 पार्ट की बात होगी। पहला पार्ट हो गया आईने अकबरी का मंजिल आबादी, पहला पार्ट मंजिल आबादी, दूसरा पार्ट सिबह आबादी और तीसरा पार्ट आईने अकबरी का है मुल्क आबादी। इसके बाद चौथा और पांचवा जो पार्ट है, चौथा और पांचवा आईने अकबरी का, इन दोनों में ही क्या है? सांस्कृतिक, लोगों के मजहब, ठीक है, धर्म, इन सब चीजों से रिलेटेड जो बातें हैं वो यहां पर रीति रिवाज, ये सारी चीजें, यही विषय हैं चौथे और पांचवें पार्ट दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से आईने अकबरी के ये 5 भाग हैं जिनका डिवाइडेशन किया गया है, किसमें कौन सा क्या चीजें बताई गई हैं वो मैंने आपको बताई। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 होता है खत्म, और अब हम बढ़ेंगे तीसरी किताब की तरफ, आधुनिक भारत की तरफ। मेडिवल इंडिया हमारा फिनिश हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म हो गया है। थर्ड पार्ट में अंग्रेज, उनका प्रशासन और उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग उनको जरूर देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।